यस, तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे गैसिडियोमेट्री में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक, इस इक्वेशन का यहाँ यूज़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि यूज़ क्यों नहीं है? यूज़ इसलिए नहीं है, उसने सीधा लिख दिया है कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने से 0.72 ग्राम वाटर, यानी वाटर की क्वांटिटी 0.72 ग्राम है और 3.08 ग्राम CO2 ये प्रोड्यूस हुआ। तो ये उसने बता दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें एक्स CO2 जितने भी होंगे उन सब का वेट 3.08 है और y/2 वाटर जितने भी होंगे उनका वेट 0.72 है। यानी इसमें y और x ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड हैं। टोटल मास बता दिया है, तो हमें x को और y को अलग अलग सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जनरली यूज़ वॉल्यूम की टर्म्स में होता है। जब वॉल्यूम गिवन होता है तब यूज़ होता है। आगे हम टाइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये इसके क्वेश्चंस होंगे अगर इस चैप्टर में, तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। वैसे गैसीय स्टेट में आते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर गैस के वॉल्यूम के बारे में बात होती है, फिर भी देख लेंगे हम इसे। तो 3.08 ग्राम और 0.72 ग्राम। अब मैं इसे आपको सिंपल समझाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है 44 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है मोलर मास? कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 × 2 32। ठीक है, तो 32 + 12 44। अब मैं इसे समझाता हूँ आपको सिंपल। 44 ग्राम CO2 हैज़ 12 ग्राम कार्बन। आपने रीड किया होगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेकंड लॉ था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताया गया था आपको? ठीक, क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप कंपाउंड को कैसे भी बनाइए, ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एनी सोर्स, आप उसे कैसे भी बनाइए। जैसे CO2 बनना है तो कहीं से भी बनाइए, बाय एनी मेथड, बाय एनी मीन्स, कहीं से भी ले आइए। उसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहेगा? मास रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी उसमें कार्बन का मास कांस्टेंट रहेगा, वो आप चाहे किसी भी सोर्स से बनाइए। कार्बन उसमें 12 ग्राम है, 44 ग्राम में 12 ग्राम है तो 12 ही रहेगा उसका, यानी उसका रेशो, उसका परसेंटेज क्या रहता है? फिक्स रहता है। मीन्स कार्बन हैज़ फिक्स्ड प्रपोर्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इररेस्पेक्टिव टू द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन या सोर्स, कहीं से भी CO2 ले आइए, उसमें कार्बन का परसेंटेज फिक्स रहेगा। तो कार्बन जैसे 44 ग्राम में कार्बन 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 12/44 ग्राम। और 3.08 ग्राम में कितना होगा? 12 × 3.08 अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, इतना होगा। और ये फिक्स्ड है, ये रेशो फिक्स रहेगा। मतलब आप कितना भी वेट लें कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे भी फॉर्म करें उसे, और कितना भी वेट लें, उसमें कार्बन की अपनी एक फिक्स परसेंटेज होगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है हर एक एलिमेंट का। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है बाय मास। वो मास फिक्स रहेगा, मतलब परसेंटेज फिक्स रहेगा। मास तो वेरिएबल हो सकता है, जैसे 44 में 12 है, 3.08 में अलग हो जाएगा, लेकिन रेशो परसेंटेज वही रहेगा। ऐसे ही वाटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, H2O क्या है, वैसे ही यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 18 ग्राम H2O हैज़ कितना? 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ H। तो हमारे पास 0.72 ग्राम है, तो 0.72 में सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 0.72 अपॉन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास कार्बन का ये वेट है, हाइड्रोजन का ये वेट है। तो इस वेट को अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, कि बताया था ना एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं। पहले क्या होता है हमारे पास? परसेंटेज होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास। तो यहाँ परसेंटेज के प्लेस पर सीधा हमारे पास मास आ गया है, क्योंकि परसेंटेज में भी हम क्या करते हैं? पहले मास एज्यूम करते हैं। लेट द कंपाउंड हैज़ 100 ग्राम मास या 100 यूनिफाइड, फिर उसका परसेंटेज यानी 60% है तो 60 ग्राम या 60 U हो गया, फिर उससे डिवाइड। तो यहाँ पर पहले तो हम परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज के प्लेस पर सीधा मास है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? इस मास को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और इस मास को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 12 ग्राम एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। क्या आ जाएगा इससे? हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यही हाइड्रोजन एटम हो गए जितना लिखा हुआ है, 0.72 अपॉन 18 एटम्स, नीचे लिख देता हूँ, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब मोल्स एटम्स या मोल्स लिख लो, एटम्स ऑब्लिग मोल्स। ठीक, और यहाँ पर 12 से डिवाइड किया तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। इसमें तो क्योंकि 1 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ 12 से 12 कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू कितना आ गया? 3.08 अपॉन 44 एट मोल्स, या वही बात एटम्स
ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो ठीक है। अब इनका रेशो लेना है दोनों का एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट टू। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है? छोटी वैल्यू किसकी है? छोटी वैल्यू है कार्बन की। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो इफ़ कार्बन इज़ 1, ठीक है, तो रेशो ले लेते हैं इसका। ठीक, आपको रेशो लेने के लिए क्या बताया था? मतलब यहाँ पर आपको क्या किया है, आपको परसेंटेज नहीं दिया है एग्जाम में और आपको सीधा मास दे दिया है टोटल कंपाउंड का। तो उस टोटल कंपाउंड में कार्बन का मास हमने नोट कर लिया, फिर हमने उस टोटल कंपाउंड के मास में से हाइड्रोजन का मास नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा और मतलब परसेंटेज फिक्स रहेगा उसका रेशो। और अब यहाँ से एटम सॉल्व कर लिया उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके, फिर यहाँ से भी एटॉमिक मास से डिवाइड करके उसके एटम सॉल्व कर लिए। अब एटम का रेशो लेना है, तो एटम का रेशो लेंगे तो छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसे कार्बन को इससे डिवाइड कर देते हैं, इसी वैल्यू से डिवाइड किया तो कार्बन तो हो गया 1, ठीक है, कार्बन बिकेम 1। क्यों? क्योंकि एक इससे डिवाइड करेंगे इसी वैल्यू को तो 1 आएगा। अब इस वैल्यू से इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2.0 वो 2 × 0.72 अपॉन 18 अपॉन 3.08 अपॉन 44, ठीक है। तो ये यहाँ 44 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसे अब आप डिवाइड कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बन इक्वल टू मैं लिख ही देता हूँ 3.08 अपॉन 44 अपॉन 3.08 अपॉन 44, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसे। और ऐसे ही हाइड्रोजन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा 2 × 0.72 अपॉन 18 अपॉन 3.08 अपॉन 44, ठीक है। यहाँ से H को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कार्बन को सॉल्व कर लीजिए। कार्बन की वैल्यू तो 1 आ जाएगी क्योंकि ये तो वैल्यू इक्वल है, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये वैल्यू, और ये भी देख लेना कि ऐसा ना हो, वैसे होना तो यही छोटा चाहिए, ठीक है। कार्बन को ही छोटी वैल्यू होना चाहिए क्योंकि 44 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1.4 और 18 है, ठीक है। तो 18 1.4 18, ये तो लगभग 9 1 के क्लोज है और ये, ठीक है, देख लेना, ठीक है। जो भी दोनों में छोटा होगा, मुझे तो यही लगता है कि कार्बन ही स्मॉलर होगा, तो इसलिए मैंने कार्बन से ही डिवाइड कर दिया है। कार्बन 1 के रेशो में आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन की स्मॉल वैल्यू आ रही है तो फिर हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे क्योंकि रेशो हमेशा स्मॉलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में रहता है। तो इस तरह से कभी कभी कंपटीशन में क्या होगा, आपको परसेंटेज नहीं देंगे एम्पेरिकल फार्मूला सॉल्व करने के लिए, आपको क्या दे दिया जाएगा, सीधा कंपाउंड का मास। तो मैं फिर आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन वाला लॉ यूज़ करना है कि कार्बन कहीं से भी फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा तो उसका मास रेशो फिक्स रहेगा। जैसे वाटर में क्या रहता है, वाटर में हाइड्रोजन 2:16 यानी 1:8 होता है। अब आप कहीं से भी सॉल्व करें 1:8 होगा, यानी हाइड्रोजन का अपना एक परसेंटेज होगा बाय मास और वो फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है 2013 का है। ये भी एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल ऑक्साइड है, अननोन है, पता नहीं क्या है, हैज़ फार्मूला, ये लिखा हुआ है, एम के बारे में पता नहीं है, फार्मूला लिखा है M0.98O। इन्हें कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं जिनमें सिंपल रेशो नहीं होता, फ्रैक्शनल रेशो होता है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कहा जाता है जिनमें सिंपल रेशो नहीं होता है, ये रेशो फ्रैक्शनल है। जैसे अगर ये MO होता तो 1:1 है, M2O3 होता 2:3 है, MO3 होता 1:3 है, तो वो होता है स्टोइकोमेट्रिक। जिसमें ऐसे फ्रैक्शनल होते हैं ना 0.98 0.87 0.6, उन्हें कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। मेटल M, वो कहता है कि मेटल M प्रेजेंट एज M2 पॉजिटिव M3 पॉजिटिव इन इट्स ऑक्साइड। इसमें मेटल की 2 स्टेट हैं, +2 एंड +3। फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3 पॉजिटिव वुड बी, इस मेटल ऑक्साइड में 3 पॉजिटिव वाले कितनी परसेंटेज है, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, वही है फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज, ठीक है। और 2 पॉजिटिव का कितना परसेंटेज है या कितना फ्रैक्शन है, तो ये हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, केमिस्ट्री के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले केमिस्ट्री के बेस पर सॉल्व करते हैं, फिर मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री के बेस पर हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज होता है, आपको पता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M इन मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू X।
ठीक है। तो एक मेटल का x है तो 0.98 मेटल का कितना होगा 0.98x। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो नॉर्मल है -2 एक ऑक्सीजन इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हुआ 200/98। ठीक है, मैंने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, वैसे 2/2/0.98 था, 200/98 लिख दिया। इट इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन। ये क्या है, एवरेज है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज होता है, ये एवरेज है। अब किसी का भी एवरेज अगर सॉल्व करना होता है, एवरेज के फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है, एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मैथमेटिकल फार्मूला लिख देता हूँ मैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वन ऑक्सीडेशन स्टेट, परसेंटेज ऑफ वन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट। और परसेंटेज टोटल किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है, दो ही तो कंपोनेंट है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज कितना है 200/98 इक्वल टू, एक का परसेंटेज मान लेते हैं a, ठीक है। किसका मान लिया, हमें ये सॉल्व करना है ना 3 पॉजिटिव वाला, तो इसी का परसेंटेज मान लेते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ M3 पॉजिटिव इज़ a, लेट द परसेंटेज ऑफ M3 पॉजिटिव इन मेटल ऑक्साइड इज़ a% इनटू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल इस ऑक्साइड में a% में अवेलेबल है, ठीक। प्लस अब ये अगर a है तो दूसरे का परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 100 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 - a। आप चाहें तो b लिख सकते हैं इसे, फिर आपको क्या करना होगा a + b = 100 लिखना होगा, दो इक्वेशन बनेंगी, मैं एक ही बना रहा हूँ। तो इफ़ परसेंटेज ऑफ वन ऑक्सीडेशन स्टेज इज़ a, तो देयरफॉर सेकंड का कितना होगा 100, क्यों, बिकॉज देयर आर ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ 3 होती तो फिर हम 3 का एडिशन करते, मतलब प्लस में एक और चला जाता है, ठीक है। यानी एक तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू इट्स परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइड बाय 100 इनटू, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसका होगा, ये तो +2 का होगा। अगर +3 वाले a% हैं तो +2 वाले कितना होगा 100 - a होंगे, तो +3 इंटू a% और +2 इंटू 100 - a% और डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करिए, देयरफॉर a इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ मैथमेटिकल बचा हुआ है, मैथमेटिकली आप इसे a को सॉल्व कर लीजिए कि कितनी वैल्यू होगी a की, ठीक, क्योंकि a 2 प्लेसेस पर है, ठीक है। तो ये माइनस है प्लस है, तो सॉल्व करोगे 3a और ये यहाँ पर 2a, तो 3a - 2a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 98, और ये यहाँ पर क्या रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, ठीक है। तो 200 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए कितना परसेंटेज आएगा उसका, ठीक है, आंसर आ जाएगा, यही परसेंटेज हो। ये तो हुआ कैसे, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये हुआ हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरेज ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में एवरेज का फार्मूला यही होता है, ठीक है। मैं कोई नया फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल यही है, ठीक है, कि कोई भी एवरेज, जैसे किसी क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट का वेट 40 kg है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का वेट 30 kg है, ठीक है, मतलब पर स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ईच हैज़ 30 kg वेट, ठीक है, 10 ऐसे हैं इन विच ईच स्टूडेंट हैज़ 40 वेट, तो उनका एवरेज कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला होगा, 10 × 40, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट आ जाएगा, प्लस 20 स्टूडेंट को 30 मास से मल्टीप्लाई करेंगे उनका वेट आ जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने 20 + 10 यानी कि 30, डिवाइड बाय 30 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा कि उनका एवरेज मास कितना है। बस ऐसी एवरेज हमने सोल्व किया। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एक कितनी वैल्यू है उसकी, मल्टीप्लाई उसका स्टेट क्या है, प्लस दूसरे की कितनी वैल्यू है इनटू उसका स्टेट क्या है, डिवाइड बाय टोटल। अब परसेंटेज की टर्म्स में लिया है तो दोनों का टोटल 100% था, इसलिए 100% लिखा, ठीक है। चलिए
एक दूसरा तरीका भी है साइंस के बेस पर सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। m 0.980, ठीक, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यही होगा, टोटल पॉजिटिव किसके इक्वल होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ और इसे लिख देता हूँ 98 ओ 100। कोई प्रॉब्लम? क्या इफेक्ट पड़ता है? रेशो तो वही है ना, 0.98:1, तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा तो वही रेशो आ जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब रेशो है तो उसे किसी भी मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ईजी करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो 98 m है और 100 ऑक्सीजन है, तो 100 ऑक्सीजन का वेट कितना हो, मतलब वो सॉरी चार्ज कितना होगा 100 ऑक्सीजन का? 100 ओ एटम्स हैज़ टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 200। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, एक -2 है तो 100 कितने होंगे? -100। वैसे मैंने नेगेटिव वर्ड लिख दिया है, फिर भी लिखना चाहो तो -200 लिख लो। तो एक ऑक्सीजन का -2 है तो 100 का कितना होगा? -200 होगा, ठीक। देयरफॉर 98 m एटम्स शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होना चाहिए उनका? +200। वैसे तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है, तो 200 या +200 इतना चार्ज होना चाहिए। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो 98 m एटम्स जो होंगे, या आयंस लिख लो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आयंस लिखना चाहें तो, क्योंकि आयंस की फॉर्म में तो आयंस लिख लीजिए, ठीक है। आयंस हैव टोटल पॉजिटिव 200, ठीक है। तो 98 में अब मान लेते हैं लेट द ए या एक्स लिख लेते हैं, लेट द वाई लिख लो, लेट द वाई आयंस ऑफ m आर इन 3+ स्टेट, ठीक है। y आयंस 3+ स्टेट में है, ठीक है। तो और टोटल कितने हैं? 98 है, तो y + 98 y × +3। एक 3+ वाले का चार्ज कितना है? +3 है, मतलब एक का आयन का चार्ज 3 है, तो y आयंस का कितना होगा? y × +3। और अगर ये y हैं तो दूसरे कितने होंगे? 98 - y। टोटल ये 98 ही एटम्स है ना, 98 आयंस हैं, तो अगर y आयंस 3 पॉजिटिव वाले हैं तो 98 - y कितने होंगे? 2 पॉजिटिव वाले होंगे। तो एक आयन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो 98 - y का कितना होगा? 98 - y × +2। ये टोटल चार्ज, मतलब हमने क्या किया, 98 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक y आयंस ले लिया और दूसरा 98 - y कौन से लिए हैं? 3+ वाले, तो उनका चार्ज हुआ y × +3। और 98 - y वाले कौन से हैं? वो +2 वाले हैं, तो 98 - y × +2 ये हुआ उनका टोटल। अब इनका टोटल, इन सब का टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए? 200 के इक्वल होना चाहिए मैथमेटिकली। तो ठीक है, यहाँ से y को सॉल्व कर लो, ठीक। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3y + 196 2y = 200, ठीक है। तो y = क्या आ गया? 200 ठीक है -196, ठीक। तो इस तरह से ये चार, तो y की वैल्यू होगी। अब वो कह रहा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है? y = मतलब फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? एटम्स अपॉन टोटल, मतलब जितने उसके एटम्स होंगे डिवाइड बाय टोटल एटम्स। तो सोल्व कर लो, परसेंटेज कितना होगा? ये कितना आ गया? 4 आ गया, तो 4/98 यही उसका फ्रैक्शन है। यानी टोटल में से 3 पॉजिटिव वाले कितने हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन
सॉल्व हो गया। तो वहाँ परसेंटेज की टर्म्स तब भी वही आंसर आएगा, यहाँ परसेंटेज की टर्म्स में लेना है तो परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वहाँ तो सीधा परसेंटेज आएगा। ऊपर वाले केस में तो सीधा परसेंटेज आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल में वैल्यू आएगी, बाद में उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, फॉर परसेंटेज। अगर परसेंटेज में ऑप्शन, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, 4 कौन से ऑप्शन थे वो, ठीक है, तो आप देख लेना। अगर डेसिमल्स में है तो डेसिमल में लिख देना, इसे 100 से डिवाइड कर देना, डेसिमल में आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में है तो ये तो सीधा आंसर है, और यहाँ पर इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, ये 2003 का IIT का, ठीक। ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये किससे रिलेटेड है? टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन अभी हमने स्टडी नहीं किया, पर फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल कंसेप्ट तो हमने स्टडी किया हुआ है ना, और इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है BaOH ट्वाइस। आपको अगर मोल कंसेप्ट यूज़ करना है तो आपको फिर फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए, तभी मोल कंसेप्ट से सॉल्व होगा। अदरवाइज़ आप एक और मेथड आगे हम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बेस पर तो आप विदाउट इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है, इक्वेशन नहीं पता है, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑन टाइट्रेशन विद इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक होता है ये एक्वा सॉल्यूशन, वाटर में डिज़ोल्व किया, इसे वाटर में डिज़ोल्व किया। अब रिएक्शन लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन है ऑब्वियसली, सॉल्ट प्लस H2O, बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ भी ये 2 हो जाएगा, बैलेंस्ड, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस कर लिया हमने, करना ही पड़ेगा। जब तक आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना है, मतलब आपको बैलेंस ही करना है इक्वेशन को। और वैसे ये परफेक्ट मेथड होता है, ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वाले की, यानी इक्विवेलेंट कंसेप्ट की लिमिटेशन है, वो कहीं कहीं पर उसके लिए स्पेसिफिक फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने इसे आगे लिखा है टाइटर वैल्यू ऑफ द 35। टाइटर वैल्यू का मतलब है कि HCl का कितना अमाउंट यूज़ हुआ, कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, वो 35 ml यूज़ हुआ, इसे कहते हैं टाइटर वैल्यू, यानी जिसके अगेंस्ट में टाइट्रेशन करते हैं। आगे धीरे धीरे प्रैक्टिकल जब करोगे, ठीक है, लेबोरेटरी में या हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको डायग्राम बनाकर बता दूंगा कौन टाइटर वैल्यू किसकी होती है, किसे टाइट्रेट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, क्या होता है, ठीक है। वो अभी हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो टाइटर वैल्यू यानी कि HCl का अमाउंट है 35 ml, वॉल्यूम मतलब। तो मोलैरिटी ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें बताना है, मोलैरिटी बताना है। और मोलैरिटी किसके इक्वल होता है? आपको पता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हुआ? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल हुआ। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में ही इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही हमने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl क्या हो रहे हैं? यूज़ हो रहे हैं 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। 2 मोल्स HCl किसके साथ यूज़ हो रहा है? 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक। और तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कर लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, पहले तो क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 2 moles of HCl used for titration of 1 mole of barium हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 2 मोल्स HCl यूज़ होता है टाइट्रेशन करने, किसके टाइट्रेशन करने के लिए? 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन करने के लिए इसके 2 मोल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब इसका 1 मोल, हाफ मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास कितने मोल्स हैं? ठीक है, देखते हैं कितने मोल्स हैं। मोलैरिटी है 0. मोलर का मतलब है मोलर, मोलर का मीनिंग आपको बता दे, मैं फिर बता देता हूँ। मोलर अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है मोलैरिटी,
टाइट्रेशन में अगर मोलर वर्ड लिखा है, मोलर सॉल्यूशन, तो इट मीन्स मोलैरिटी गिवन है। पॉइंट, इसे डेसीमोलर भी कहते हैं, 0.1 को डेसीमोलर। क्यों? क्योंकि ये 1/10 है। डेसी का मतलब 1/10 होता है, तो डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब हुआ 1/10 यानी 0.1। तो कहीं कहीं डेसीमोलर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मोलरिटी गिवन है, और साथ में वो टाइटर वॉल्यूम कितना, 35 ml, तो टाइटर वॉल्यूम भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कर लेंगे। अभी तो लिखा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 35, और वॉल्यूम को किस में लिखना होता है, लीटर में। बताया हुआ है ना कि ये वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन ये तो ml है, तो कोई बात नहीं, ml को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इतने मोल्स हैं ऑफ HCl, सॉरी HCl यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ। तो अगर 1 मोल इतने के लिए यूज़ होते हैं, तो इतने मोल्स कितने के लिए यूज़ होंगे, सॉल्व कर लेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 0.1 35 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो हमारे पास ये मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हमें मोल्स कैलकुलेट करना था, नहीं, हमें तो कैलकुलेट करना था मोलैरिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, हमारे पास इतने मोल्स हैं, और मोल्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम किस में है, लीटर, वॉल्यूम क्या है, लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, लिख देते हैं, 1/2 इंटू 0.1 35 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू मोलैरिटी अननोन m, और वॉल्यूम कितना है। अब जरा देखें क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम है, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसकी मोलैरिटी हमें सॉल्व करना है, उस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है, 25 वॉल्यूम गिवन है। तो ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 25, ठीक है, अब इसे हटा देते हैं, 25, लेकिन ये तो ml था, अब हमें क्या चाहिए, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, देयरफॉर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 35/2 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए जो भी वैल्यू है। ठीक, ये 5 7 यानी 0.7/10, इट मीन 0.07, तो 0.07 मोलरिटी आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये टाइट्रेशन से रिलेटेड था, लेकिन हमने मोल्स के बेस पर सॉल्व कर लिया, इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो टाइट्रेशन में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप मोल्स के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि हमें इक्वेशन लिखना होता है, इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस करना होता है, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक, अदरवाइज़ ये बेस्ट मेथड होता है मोल कंसेप्ट का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोल। ठीक, चलिए और क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी बता दिया है, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के या जो आपको असाइनमेंट मिले उसमें शायद क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नहीं है तो बताइए, मैं और सेंड कर दूंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसे भेजिए। ठीक है, सेंड करिए, व्हाट्सएप करिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, तो अब इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन अगर हम बात करें तो टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन भी होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी होते हैं और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन भी होते हैं, जिनमें ग्राम ग्राम का रिलेशन होता है, यानी कि ग्राम वैल्यू गिवन है, ग्राम मतलब मास गिवन है और मास कैलकुलेट करने के लिए कहता है, उन्हें ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक। और वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम गिवन होता है या वॉल्यूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये टाइट्रेशन और भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। तो पहले लिख लेते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है टाइट्रेशन। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा होता है
क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी से रिलेटेड है और क्वालिटेटिव क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको दोनों ही पढ़ना होता है, फिर ये अलग डिवाइड हो जाते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर एसिडिक रेडिकल्स, फॉर बेसिक रेडिकल्स, जैसे एज कार्बोनेट का टेस्ट होगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट होगा या लेड का टेस्ट होगा, उस तरह से। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव उसमें भी आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे, कुछ तो 11th में और कुछ 12th में, कि वो एलिमेंट का डिटेक्शन कैसे होता है, उसके लिए भी ये क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटी के बेस पर हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन भी, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है, COOH है, तो उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो सब इसके अंदर आता है, क्वालिटी के अंदर। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मास से रिलेटेड है। ठीक है, क्वांटिटेटिव फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्वांटिटेटिव एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्राम से रिलेशन होता है इसका, मतलब मास और अमाउंट, मास और अमाउंट से इसका रिलेशन होता है, यानी मास और अमाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वो सब होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, और जिसमें वॉल्यूम होता है, ठीक, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक तो हम अब ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ा कि इसके इतने ग्राम को यूज़ किया तो कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वो सब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से क्या रिलेटेड है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेनली टाइट्रेशन होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए मेनली क्या यूज़ करते हैं, टाइट्रेशन वर्ड इसी के लिए यूज़ करते हैं, मेन वर्ड यही होता है। वैसे तो सभी में टाइट्रेशन इसको यूज़ कर सकते हैं, टाइट्रेशन के टाइप होते हैं, बट मेनली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन वर्ड, टाइट्रेशन mainly used for volumetric analysis। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ से, जब मेनली इसी के लिए यूज़ हो रहा है तो हम एक्सपेरिमेंट्स लिख देते हैं इन्हें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपेरिमेंट्स दो टाइप के होते हैं लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो टाइट्रेशन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये टर्म टाइट्रेशन वर्ड, वैसे टाइट्रेशन ये भी होता है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में भी टाइट्रेशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, उसके कलर आते हैं, वो सब होता है, लेकिन जो वर्ड ज़्यादा मेनली यूज़ होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, कंपाउंड से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक, वो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को टाइट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच we can find out the concentration of
unknown solution with the help of known or standard solution in presence of suitable indicators, ठीक है, is known as टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये टाइट्रेशन होता है। तो मेनली इसलिए मैंने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट्स को क्लासिफाइड कर लेते हैं, क्योंकि मेनली टाइट्रेशन वर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, जहाँ वॉल्यूम यूज़ होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ होती हैं। तो किसी अननोन सॉल्यूशन जो भी हमें दिया हुआ है, अननोन डेटा दिया हुआ है, उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉन सॉल्यूशन जिसके बारे में हमें सब इन्फॉर्मेशन होगी, या हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1m होती है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड होता है उसकी कंसंट्रेशन, उसे यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो अभी इतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं इंडिकेटर्स का, पर फिर भी इंडिकेटर वर्ड है तो लिख देते हैं।